हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। सो स्टूडेंट्स जो आईएससी क्लास 12th को बिलोंग करते हैं उनका अकाउंट्स एग्ज़ाम अब करीब आ रहा है एंड आई होप कि आपने जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो किया होगा। मैंने आपको ये पूरे 15 दिन के गैप की स्ट्रैटेजी बताई थी। दो स्टूडेंट्स हु हैव मैथ्स एंड जिनका अभी बिजनेस स्टडीज़ है उन्हें थोड़ी देर वेट करना होगा। 1 मार्च को यू विल गेट योर ओन स्ट्रैटेजी। सो अभी हम फ़िलहाल क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर रेशियो एनालिसिस। इसका प्री रिक्विजिट है कि आपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर करने से पहले कम से कम एक बार आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर जो है अच्छे से गो थ्रू कर लिया हो और इनफैक्ट उसके कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हो, क्योंकि बैलेंस शीट का चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है रेशियो एनालिसिस को डील करने के लिए। अदरवाइज़ बहुत सारी जगह पे आप लिंकिंग नहीं कर पाते हैं एंड ये रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है यहाँ पर काफ़ी लैटरल थिंकिंग की ज़रूरत होती है स्टूडेंट। तो आज का जो सेशन है वो पूरी तरह से पावर पैक्ड होने वाला है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ योर चैप्टर रेशियो एनालिसिस। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। सो चलिए बच्चों, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पावर पैक सेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। यहाँ पर हम रेशियो एनालिसिस के खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड प्री रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोटबुक, अपना पेन एंड अपना कैलकुलेटर लेकर के बैठिए, मतलब सारे हथियार तैयार रखिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ बातें नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर रियल टाइम क्वेश्चन की सॉल्विंग करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जो बोल रहा है करंट लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी आर 3,50,000 रुपीज एंड करंट रेशियो इज 3:1। ठीक है, तो करंट रेशियो होता है CA/CL, जहां पर मुझे ये पता है कि हाउ मेनी करंट लाइबिलिटीज आर देयर। एंड द एसेट टेस्ट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो क्या होता है? एसेट टेस्ट रेशियो नाम है, ऑल्टरनेटिव नेम है ऑफ योर क्विक रेशियो ओनली, आप सबको पता होगा। 1.75:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट 2 मार्क तक के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, तो अब हमको सबसे पहले ये करना है कि हम लिख लेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू CA/CL। मैं यहाँ पर शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, बट आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट कि जब हम एग्जाम में इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हमें शॉर्टकट्स नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पर रेशियो है 3/1, इसे यहीं साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो इज 3/1 इज इक्वल टू CA तो मुझे नहीं पता, लेकिन CL ज़रूर मुझे पता है, विच इज़ 3,50,000। सो 3,50,000 का हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 10,50,000 रुपीज़ आ गया मेरा करंट एसेट्स। अब मैं जाती हूँ What is my quick ratio या asset test ratio? That is quick asset upon current liability, जिसमें से current liability हमको पता है, तो क्विक रेशियो इज 1.75 डिवाइडेड बाय 1। क्विक एसेट को मैं ऐसे ही लिख देती हूँ और करंट लाइबिलिटी की जगह लिख देती हूँ 3,50,000 स्टूडेंट। सो 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.75, ये आ गया 6,12,500। ये है आपकी क्विक एसेट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है उसे देख लेते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, ये लीजिए, करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा पूछा है लिक्विड एसेट, ये लीजिए, लिक्विड एसेट्स भी आ गए। एंड पूछा गया है इसके साथ ही साथ आपसे इन्वेंट्रीज निकाल दो। तो इन्वेंट्रीज निकालना कौन सी बड़ी बात है? इन्वेंट्रीज क्या होती है? करंट एसेट्स में से जब हम क्विक एसेट को माइनस कर देंगे तो जो आएगा दैट इज योर इन्वेंट्रीज। ओके, सो हमारे पास आ चुकी है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स है 10,50,000 रुपीज़ की, और यहाँ से हम 6,12,500 माइनस कर देंगे तो हमारा इन्वेंट्री आ जाएगा, जो कि है 4,37,500। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया हमने। हमें दिया हुआ था करंट रेशियो विच इज़ 3:1 एंड हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ दी गई थी, तो हमने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 10,50,000 आ गई हमारी करंट एसेट। उसके बाद हम गए क्विक रेशियो पे। क्विक रेशियो में भी हमें डिनोमिनेटर पता था, न्यूमरेटर पता नहीं था, तो हमने किया 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.75, तो आ गया 6,12,500 विच इज़ अवर क्विक एसेट। देन करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट को हमने आपस में सब्सट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वही होता है हमारा इन्वेंट्री। सो एज सिंपल एज दैट। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट का जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा भी गड़बड़ा है, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। चलिए,
आप सेकंड क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर है, यहाँ पर भी आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए। ये पूछ रहा है करंट रेशियो ऑफ कंपनीज 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट ऑल्टर द रेशियो। यहाँ पर जो मेरे बच्चे हैं जो मुझसे पहले से पढ़ते आए हैं उनको पता है कि मैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करती हूँ। ऑलवेज आई अज्यूम अ फिगर, जैसे कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर ले लूँगी 2 लाख रुपीज़ की मेरी करंट एसेट्स है एंड 1 लाख रुपीज़ की मेरी करंट लाइबिलिटी है। ओके, अब ऐसा अजम्पशन करने के साथ साथ कैलकुलेटर चलाना है और बस आंसर फाइंड आउट करना है। अब देखिए, पहला बोल रहा है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट। अगर आप रॉ मटेरियल को क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो 2 चीज़ें होने वाली हैं। नंबर 1, पहले तो अज्यूम कर लेते हैं कि हमने 10,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया, तो मेरा जो न्यूमरेटर है उसमें इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, मतलब 2 लाख प्लस 10K हो जाएगा। वेरस मेरा डिनोमिनेटर जो है वो भी 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। क्यों 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि मैंने क्रेडिट पे परचेज करी है, तो मेरे सप्लायर जो है वो मेरे क्रेडिटर है। तो आप 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 करेंगे तो आपका रेशियो क्या है? डिक्लाइन कर जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर है डिक्लाइन। ओके, डिक्लाइन कर जाएगा, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज कर ले तो रिड्यूस लिखेंगे हम। इस तरीके से करना बहुत आसान हो जाता है। कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए गेस वर्क करते हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप यही टेक्निक फॉलो करें। आप कोई भी गेस वर्क नहीं करें, क्योंकि गेस वर्क कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। चलिए, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000। गेस वर्क से मेरा कहने का मतलब था एक्चुअली ओरली कर लेते हैं, ऐसे लिख कर करके देखिए करिए। चलिए, सेल ऑफ गुड्स ऑफ 50,000 फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट। सो हमारा न्यूमरेटर जो है 2 लाख का, उसमें हम लोगों को प्लस करना है 60,000 एंड माइनस करना है 50,000। प्लस 60,000 क्यों किया? डेटर्स की वैल्यू, क्योंकि अगर हम क्रेडिट पे सेल करेंगे तो हमारे डेटर्स जनरेट होंगे। और माइनस 50,000 क्यों किया? माइनस 50,000 मैंने इसलिए किया क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू थी। तो नेट इंक्रीज जो हो रही है यहाँ पर वो 10,000 की हो रही है, वेरस डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख अगर मैं करूंगी तो मेरा रेशियो क्या कर रहा है? यहाँ पर इम्प्रूव कर रहा है मेरा रेशियो। ओके, पहले वाले केस में डिक्लाइन कर रहा था। अब उसके बाद नेक्स्ट है गिव प्रॉमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर भी हमारा करंट लाइबिलिटी का पार्ट है एंड प्रॉमिसरी नोट यानी कि बिल्स पेबल भी करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट है। मतलब एक तरफ हम करंट लाइबिलिटी में एक एक्स अमाउंट को ऐड कर देंगे और उसी एक्स अमाउंट को माइनस कर देंगे। सो द फाइनल आउटपुट विल रिमेन सेम, क्योंकि इफेक्ट जो है प्लस माइनस से नलीफाई हो जाएगा। सो यहाँ पर नो चेंज विल बी द आंसर, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जो है, सॉरी न्यूमरेटर बोल दिया था मैंने, डिनोमिनेटर में प्लस हो रही है, डिनोमिनेटर में माइनस हो रही है, न्यूमरेटर में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। देन लास्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई बार बच्चे गलती कर बैठते हैं। सोल्ड अ फिक्स एसेट कॉस्टिंग 3 लाख एट अ लॉस ऑफ 30,000। मतलब 3 लाख की एसेट को 2,70,000 पे बेच दिया। अब क्या करते हैं बच्चे, जब वो ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत जल्दबाजी में करते हैं, वो ये सोच लेते हैं अरे फिक्स एसेट का तो करंट एसेट से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर आपकी जो फिक्स एसेट है वो करंट एसेट में कन्वर्ट हो रही है। यस, क्योंकि अगर आपने एसेट को सेल किया है तो क्या हुआ है? आपके पास कैश का इनफ्लो हुआ है। तो कैश का इनफ्लो किसका पार्ट है? वो तो आपके न्यूमरेटर में जाकर ऐड होना चाहिए, यानी कि 2 लाख से आपका न्यूमरेटर अब 4,70,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2,70,000 की एसेट भी तो आपके पास आ गई, मतलब कैश आपके पास आ गया। अब 4,70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो ये होगा कि हमारा रेशियो इंप्रूव कर रहा है। पहले हमारा रेशियो था 2:1, अब हो जाएगा 4.7:1। सो इसका आंसर है रेशियो क्या करने वाला है? इंप्रूव करने वाला है। तो स्टूडेंट इस तरीके से लिख के इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करा करिए। कभी भी इन क्वेश्चन को ओरली करने की गलती ना करें, क्योंकि इन केसेस में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ओके, बहुत सिंपल रेशियोज में से एक होते हैं। टोटल एसेट्स आपको दिया गया है 7,50,000 की, नॉन करंट एसेट्स दिया गया है 5,50,000 का एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 2,500 के एंड वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है 1,50,000 एंड इन्वेस्टमेंट दिया है 47,500 का। ओके, तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगी, इस इंफॉर्मेशन को मैं बैलेंस शीट में फिल करने की कोशिश करूंगी एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इक्विटी एंड लाइबिलिटी टी शेप बैलेंस शीट, जैसे कि सोल प्रोपराइटर की।
या पार्टनरशिप की होती है उस तरीके की बना लेती हूँ और एसेट लिख दूंगी। अब देखिए टोटल एसेट्स बताया गया, मतलब इस तरफ का टोटल है 7,50,000। ओके अगर इस तरफ का टोटल है 7,50,000, मतलब कि मेरा इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल भी 7,50,000 ही होगा। ओके नॉन करंट एसेट्स बताई गई है, नॉन करंट एसेट्स बताई गई है 5,50,000 रुपीज़ की। ये रही मेरी नॉन करंट एसेट्स 5,50,000 रुपीज़ की। ओके तो अब मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर मेरी नॉन करंट है 5,50,000 की, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल 1,50,000 एंड इन्वेस्टमेंट इज 47,500। तो इस इन्वेस्टमेंट को मैं क्या समझूं, क्या इस इन्वेस्टमेंट को मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट समझ लूँ? यस लगता तो ऐसे ही है कि इसे मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर कर लेती हूँ। ये है 47,500। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि करंट एसेट का एक पार्ट है उसके बारे में लिखा गया है ये 2,500 है। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मैं इन सब में से मतलब 7,50,000 में से 5,50,000 रुपीज़ एंड 47,500 को माइनस कर दूं तो मेरे पास टोटल ऑफ करंट एसेट्स आ जाएगा। चलिए तो एक काम करते हैं, 7,50,000 माइनस 5,50,000 एंड 47,500 कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 1,52,500। इतने अमाउंट की हमारी करंट एसेट है जिसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एक पार्ट है। अब करंट एसेट जैसे ही हमें पता चल गया, हम क्या पता कर सकते हैं? हम डेफिनेटली ये पता कर सकते हैं कि करंट लाइबिलिटीज कितनी है। क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं मैम? क्योंकि मेरे पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। ओके सो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। एक्सक्यूज मी, वर्किंग कैपिटल दी हुई है 1,50,000 रुपीज़ की। CA के बारे में मुझे पता है, ये है 1,52,500 एंड करंट लाइबिलिटी मेरे पास दी हुई है, करंट लाइबिलिटी पता नहीं है मुझे। ओके सो ये उधर चला जाएगा, इसकी प्लेस चेंज हो जाएगी तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1,52,500 माइनस 1,50,000 रुपीज़। तो आपका आंसर आ गया 2,500। ओके 2,500 की आपकी करंट लाइबिलिटी। अच्छा इस क्वेश्चन को करने की एक और अप्रोच हो सकती थी। कई बार हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि क्योंकि ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट का, ये अलग से लिखा हुआ है 47,500। ओके हम ये भी कंसिडर कर सकते थे यहाँ पे ये नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आता है और वहीं पर हमारे पास आता है कि इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी वही आता है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आप अगर हेडिंग्स को ध्यान से पढ़े, अभी क्या हो रहा है, वाई आई डिड से दैट, क्योंकि अगर आप देखिए तो आपका जो करंट रेशियो है वो काफ़ी बड़ा करंट रेशियो आएगा। यहाँ पे ये देखिए आपकी करंट एसेट्स जो है वो है 1,52,500 वेराज आपकी करंट लाइबिलिटीज आर ओनली 2,500, जो कि बड़ा अजीब सा लगता है। एक बार और अपने आंसर को वैलिडेट करके देख लेंगे हम। यहाँ से हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमारे पास टोटल एसेट 7,50,000 नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है। अच्छा और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं जिससे हम वैलिडेट कर सके, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि वो वाला मेथड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर अपना करंट रेशियो निकालूँ ना तो करंट रेशियो होगा 1,52,500 डिवाइडेड बाई 2,500, जो कि बहुत ही बड़ा रेशियो आएगा 61:1, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अजम्पशन लेते हैं कि ये जो आपकी 47,500 है वो पार्ट ऑफ योर नॉन करंट एसेट्स ही है, क्योंकि ऐसा लेना ही बेटर होगा। अब आप देखिए तो आपका जो करंट एसेट्स है वो आएगा 5,50,000 माइनस 5,50,000 माइनस 7,50,000, मतलब 2 लाख की आपकी करंट एसेट्स आएगी। ये आ गई 2 लाख रुपीज़ की करंट एसेट्स। और अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल में मैं से एक बार फिर से दोबारा लिख देती हूँ। ये देखिए वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। यहाँ पर आ गया 2 लाख रुपए एंड करंट लाइबिलिटीज पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वर्किंग कैपिटल कितना है 1,50,000 रुपीज़ माइनस करंट लाइबिलिटी। ये देखिए अब हमारे पास आंसर आ गया 50,000 रुपीज़ की करंट लाइबिलिटी है। ये आंसर कुछ सही लग रहा है, क्यों? क्योंकि कई बार आपको ना आंसर जब बहुत ऑकवर्ड फिगर आते हैं तो आपको खुद समझ आना चाहिए कि आपने शायद कोई मिस्टेक करी, जैसे हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में करके देखा। अब जब मैं करंट रेशियो निकालूंगी तो वो काफ़ी ठीक दिखाई दे रहा है। वो करंट रेशियो है 2 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 रुपीज़। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 रुपीज़ हम करेंगे तो हमारा करंट रेशियो आ रहा है 4 टाइम्स। ओके 4:1 इज योर करंट रेशियो। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके चलिए अब देखते
देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया था हमसे। एक बात तो बोली गई थी कि बता दो व्हाट इज करंट रेशियो, और दूसरा आपसे पूछा गया था क्विक रेशियो भी पूछा गया था। ओके, सो क्विक रेशियो के लिए आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू अवेलेबल है जो कि है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री होता तो हम इन्वेंट्री माइनस कर लेते। अब हमारी करंट एसेट्स आई है 2 लाख। 2 लाख में से हम क्या करेंगे 2500 को माइनस कर देंगे, तो मेरी क्विक एसेट जो है वो कितनी हो जाएगी 2 लाख माइनस 2500, दैट इज 1,97,500, और उसको हम डिवाइड कर देंगे। हमने जो करंट लाइबिलिटीज निकाली थी 50,000 रुपीज़ की हमने करंट लाइबिलिटीज निकाली थी, डिवाइड बाय 50,000, सो 3.95:1 इज आवर करंट क्विक रेशियो। ओके, सो स्टूडेंट्स फ्लो को देखिए ध्यान से और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपसे पूछ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है बहुत सिंपल रेशियो होता है। इसका फॉर्मूला होता है एबिट अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। एबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया, तो इसको तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसे एबिट बनाना पड़ेगा, मतलब इसे हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनाना पड़ेगा। पहला काम ये हो गया। टैक्स की रेट हमें बता दिया गया 50% है, एंड हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में बता दिया गया कि हमारे पास 15% डिबेंचर्स है 1 लाख रुपीज़ के, एंड 12% मॉर्गेज लोन भी है 1 लाख रुपीज़ का। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख करके कर लेते हैं स्टूडेंट। तो मैं सबसे पहले हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, उसे बिफोर टैक्स करती हूँ। ये देखिए मेरा ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये है 1,20,000 रुपीज़। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाऊंगी। अच्छा, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद है तो देखिए इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में क्या होता है, पहले हमारा प्रॉफिट निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर हम उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर टैक्स माइनस करते हैं, मतलब सबसे लास्ट में टैक्स आता है। तो अब हम जब रिवर्स वर्किंग करेंगे तो पहले टैक्स का ट्रीटमेंट देंगे और फिर जाके उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो ये 1,20,000, बहुत ध्यान से देखना, 1,20,000 के ऊपर टैक्स कितना लगा होगा। यहाँ चल के देखिए 1,20,000 के ऊपर क्वेश्चन बोल रहा है कि टैक्स लगाया गया था 50% से, मतलब कि ये 1,20,000 कितना है, ये 50% इटसेल्फ है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे 50% से। ओके, सो आपका 100% निकल के आ जाएगा, मतलब कि आपका बिफोर प्रॉफिट जो परसेंटेज था, बिफोर प्रॉफिट जो टैक्स था, बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, पीबीटी जिसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं, वो निकल के आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एड टैक्स। टैक्स तो हो गया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारे पास दो हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ देखेंगे हम हमारे पास क्या चीज़ें दी हुई है। एक तो हमारे पास दिया हुआ है 15% डिबेंचर ऑफ 1 लाख, मतलब 15,000 रुपये, एंड 12% मॉर्गेज लोन दिया हुआ है, तो 15 + 12,000। ओके, सो 15,000 रुपीज़ का लोन इंटरेस्ट एंड 12,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट, उन दोनों को ऐड कर देना है हमें इसमें। जो हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है, बिफोर टैक्स निकाला है, सॉरी, 15,000 + 12,000 रुपीज़, तो बस ये हमारा आंसर आ गया 2,67,000 रुपीज़। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 15,000 एंड 12,000 दोनों को हमने ऐड कर लिया, मतलब 27,000 का इंटरेस्ट भी हमने ऐड कर दिया। तो अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, हमारे न्यूमरेटर पे आ गए, इंटरेस्ट प्रॉफिट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमारा न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर क्या होता है, इंटरेस्ट इटसेल्फ इज डिनोमिनेटर। चलिए इसको कर लेते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पूरा तमीज से लिख के आएंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एबिट इज़ वेरी वेरी पॉपुलरली नोन शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट।
सो यहाँ पर हमारे पास एबिट है 2,67,000 का, और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो वो था 27,000 का। सो 2,67,000 डिवाइडेड बाय 27,000, सो ये आपका 9.8 का आपका कवरेज आ गया है। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस रेशियो। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं दूसरे की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। परचेजेस दिया हुआ है आपको 10 लाख का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 12 लाख रुपीज़ का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 48,000 के दिए गए हैं, एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया है 15% का। ओके, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1,64,000 दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री एक तो नहीं है, और उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, अदर फिगर दिए हुए, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 12 लाख रुपए दिया गया है, उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है। ओके, सो हमें एक फॉर्मूला पता है, सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो इसी का नाम होता है COGS, या जिसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, सो सेल्स की फिगर है हमारे पास 12 लाख रुपए की। 12 लाख में से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट जो है विच इज़ 12 लाख का 15%, उसको हम कर देंगे माइनस। ओके, सो 12 लाख माइनस 12 लाख का 15% वो हो गया है 10,20,000 रुपीज़। सो 10,20,000 रुपीज़ इज़ योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने 12 लाख में से क्या माइनस कर दिया? हमने 12 लाख में से 15% का ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो हमें ये पता चल गया 10,20,000 की हमारे पास क्या आ गई है? 10,20,000 की हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बड़ा वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बड़ा वाला फॉर्मूला होता है, पहले हम लिख लेते हैं, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इन सबको करने के बाद आती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है 10,20,000 रुपीज़, हमने निकाल लिया है। ओपनिंग स्टॉक के बारे में हमें पता नहीं है, उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक को एज इट इज़ लिख देंगे हम, प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस के बारे में देखिए, परचेज दिया हुआ है, उसी को हम नेट परचेजेस कंसिडर कर लेंगे, जो कि है 10 लाख रुपीज़। 10 लाख लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 48,000 रुपीज़ के, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 1,64,000 रुपीज़ का। तो पहले हम ये इस तरफ राइट हैंड साइड का सारा प्लस माइनस कर लेते हैं। 10 लाख रुपीज़ प्लस 48,000 माइनस 1,64,000 रुपीज़ इज 8,84,000 रुपीज़, और इसे उठाकर हम यहाँ ले जाएंगे। 10,20,000 रुपीज़ माइनस 10,20,000 रुपीज़ माइनस 8,84,000 रुपीज़ इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, अब ये करके आ गया हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। तो अब हमारा ओपनिंग स्टॉक इज़ 1,36,000 रुपीज़, हमें पता चल चुका है। दिस इज़ आवर ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट्स। तो जब एक बार हमें ओपनिंग स्टॉक पता चल गया, क्लोजिंग स्टॉक तो हमें पता ही था, हम क्या करते हैं, हम एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक है आपके पास, अभी हमने निकाल लिया 1,36,000 रुपीज़ का, एंड क्लोजिंग स्टॉक हमारे को गिवन था विच इज़ 1,64,000। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम। इसमें 1,64,000 ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो मेरा एवरेज स्टॉक निकल के आ गया 14,000 रुपीज़ का। अब मुझे जाना है फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओके, एवरेज इन्वेंट्री। तो हमने 10,20,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि हमने COGS निकाली थी, एवरेज इन्वेंट्री निकाली 14,000 रुपीज़ की। चलिए ऊपर चल के देखते हैं क्या थी COGS। 10,20,000, यस 10,20,000 की COGS थी। तो 10,20,000 डिवाइडेड बाय 14,000, सो
72.85, ये तो बड़ा सा फिगर आ रहा है। लेट मी जस्ट चेक कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है ना। 12 लाख था यहाँ पर, ओह ये 10 लाख था। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे। 10 लाख प्लस 48,000 माइनस 1,64,000, 8,84,000 माइनस 10,20,000 is 1,36,000. Okay, 1,36,000 plus 1,64,000 divided by 2 is 1,50,000 rupees. मैंने पता नहीं कैसे 14,000 rupees यहाँ पे निकाल दिया। I am extremely sorry for this. This is 1,50,000. ये देखिए 1,50,000 rupees का हमारा क्या आ गया है, एवरेज स्टॉक आ गया है। क्योंकि आंसर जब देखा तो मुझे ज़रूर लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है, ऐसा लगता है, क्योंकि इतना बड़ा आंसर आ रहा था। चलो 1,50,000, so 10,20,000 which is your cost of goods sold divided by 1,50,000 करेंगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 6.8 टाइम्स। ओके, दिस इज योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की भी ज़रूरत पड़ गई, और जो कि हमेशा ही ऐसा होता है स्टूडेंट कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की ज़रूरत पड़ती है इन्वेंट्री निकालने के लिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से दी जाती है, जहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का इस्तेमाल आपको करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने बोला था बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग देखते हैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो पाते उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या हमें इन्फॉर्मेशन दी है? हमें दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी गई है 1,20,000। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आपको सेलिंग एक्सपेंसेस दिए जो कि वन ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ओके, सो जब हम यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जीपी इज इक्वल टू RFO माइनस CRFO मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसको ही हम COGS भी बोलते हैं। सो हमारे पास था 3,40,000 का RFO, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी 1,20,000 की। सो 3,40,000 माइनस 1,20,000, 2,20,000 का हमारे पास आ गया है GP, ग्रॉस प्रॉफिट इज 2,20,000 रुपीज़ का। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो GP रेशियो क्या होता है? GP रेशियो होता है GP अपॉन RFO इंटू 100। हमेशा जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रहते हैं वो परसेंटेज के फॉर्म में निकलते हैं। तो 2,20,000 रुपीज़ का मेरा है GP डिवाइडेड बाय RFO इज 3,40,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 100 मुझे करना है। ओके, सो 2,20,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 3,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट्स 64%, 64.70% निकल के आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, एक बार फिर से, आज पता नहीं क्यों मिस्टेक्स हो रही हैं, तो 3,40,000 माइनस 1,20,000 मैं चेक कर रही हूँ, फिर से मिस्टेक नहीं हुई, लेकिन मैं चेक कर रही कि कहीं मैंने कोई गलती नहीं कर दी है। 2,20,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 100, यस इस बार ही कोई गलती नहीं करी, आई एम सेव्ड। सो 64.70% इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें तो ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है? ऑपरेटिंग रेशियो के लिए मैं यहाँ पर ही इरेज करके लिख देती हूँ। ये जो है GP रेशियो आपने चेक कर लिया होगा, तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, सो ये देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या थे, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस दिया था, एडमिन एक्सपेंस दिए थे, दोनों ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो 2,20,000 प्लस 80,000 एंड 40,000, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दीज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, सो आपकी आ जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो 2,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ गई ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इज 3,40,000 रुपीज़। ओके, सो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय
हम इसे करते हैं RFO से, एंड फिर उसके बाद हम लोग ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा रुकिए, ये 2,20,000 नहीं था, सॉरी 1,20,000 था, ये तो GP है। ओके, वही मैं सोच रही थी कितना, 1,20,000 रुपीज़ प्लस 80,000 रुपीज़ प्लस 40,000 रुपीज़, इट इज़ 2,40,000। एज आई टोल्ड यू, पता नहीं क्या हो रहा है आज, पता नहीं क्यों ऐसी मिस्टेक्स हो रही। ऑपरेटिंग रेशियो, अब ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड by revenue from operation into 100। ओके, सो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आई 2,40,000 रुपीज़ की, whereas your रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 3,40,000 रुपीज़ को, उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे। सो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 डिवाइडेड बाय 100 किया, सो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3,40,000 इंटू 100 किया, तो हमारा रेशो है 70% का हमारे पास रेशो निकल के आया। ठीक है, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3,40,000 इंटू 100, ओके, 70 पॉइंट समथिंग, 70.58, तो इसको 2 डिजिट्स तक लेके जाना है, तो 70.58% कर देती हूँ। ये हो गया बच्चों हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेशियोज जिसकी आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन ये रेशो जो कि अक्सर बच्चों को परेशान करता है, EPS का रेशो एंड PE रेशो जब आ जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे की इनिशियली रेशो प्रैक्टिस करते रह जाते हैं, ये लास्ट वाले रेशोज के बाद पहुंचते ही नहीं है। देख लेते हैं इसको भी क्या दिया हुआ आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ। अच्छा, पहले तो ये देख लीजिए EPS का फॉर्मूला क्या होता है। EPS का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अर्निंग्स विच आर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसे बोलते हैं हम अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो, मतलब प्रेफरेंस शेयर अगर है ही नहीं कंपनी में तो उसे छोड़ देंगे, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हैं। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, ये बिफोर टैक्स का तो कुछ नहीं करना है, इसमें से हम लोगों को पहले टैक्स हटा लेना है। अच्छा, टैक्स कॉम्पोनेंट दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि कंपनी टैक्स पे नहीं करती है, टैक्स हेवन में काम कर रही है, उसमें से हम लोग सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। सो 50,000 का आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है, उसमें से आप क्या करेंगे, 1 लाख का 10%, मतलब 10,000 रुपीज़ का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आर 40,000 रुपीज़। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो आ गया 10,000, तो ₹4, ये EPS जो होता है वो रुपीज़ में निकलता है, ₹4 इज़ योर अर्निंग पर शेयर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स फाइंड करना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर हमारे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। Cost of revenue from operation is given 3,60,000. Gross profit is 25% of revenue from operation. Trade receivable at the end are 3 times than that of in the beginning, and trade receivable टर्नओवर रेशो इज़ 3 टाइम्स। ओके, तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, हमें ये पता करना है कि हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3,60,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट को कन्वर्ट कर लेंगे ऑन कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है। तो 2 मेथड है इसको करने के, एक तो है ग्रॉस प्रॉफिट on sales, gross profit on sales if it is given to us as how much it is 25%, मतलब 1/4। इसे मैं फ्रैक्शन में लिख लूँगी एंड शॉर्टकट है ये, इसमें से मैंने -1 कर दिया, मैं डिनोमिनेटर में से -1 कर दूंगी, तो 1/3 इज माय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बन जाता है। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है उनको ये शॉर्टकट बहुत अच्छे से पता है। अदरवाइज आपके पास ये वाला मेथड भी है। क्या है ये वाला मेथड, आप यहाँ पे कर लीजिए कंसीडर लेट सेल्स इज इक्वल टू 100 और फिर GP लिख लीजिए, GP इज 25,
ओके तो अगर मैं COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करूँ तो वो है 75, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करना होता है सेल्स में से, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है। अब मैं GP ऑन कॉस्ट निकालूंगी, तो GP ऑन कॉस्ट का फॉर्मूला होता है GP अपॉन कॉस्ट इंटू 100, 25 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, जो कि आता है 25 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 इज 33.33%, एंड 1/3 का मतलब भी वही होता है 33.3333%। ओके, सो ये आपका आंसर आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको ये जो फॉर्मूला है इन दोनों में से आप जो भी है आप ले लीजिए इसको और इसे अप्लाई कर दीजिए आपका कॉस्ट। ओके, सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर जाके देखते हैं कितना है। ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इट इज 3,60,000 रुपीज़। सो 3,60,000 रुपीज़ इंटू 1/3 अगर हम कर दें 3,60,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 3 कर दिया जाए तो 1,20,000 रुपीज़ इज योर GP। COGS इंटू 1/3 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो ये आ गया आपका 1,20,000 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमको क्या करना है, हमको सेल्स निकालनी है सबसे पहले। तो सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखिए लिंक बनती जाती है, एक बार पता चल गया ना क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है तो बहुत आसानी से लिंक बनती जाती है। सो 1,20,000 का तो हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, एंड क्वेश्चन में दिया ही हुआ था 3,60,000 की हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया होता। तो अब हमारे पास आ गई है सेल्स की फिगर। बस अब यहाँ से चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सेल्स की फिगर पे एक बार आप पहुँच गए तो सेल्स की फिगर मिलने के बाद यहाँ पर हमें बताया गया था कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, सो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्रेडिट रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन का हम एक इक्वेशन बना लेंगे। ओके, सो हमको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल RFO इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, विच इज़ 4,80,000 रुपीज़। अब जाते हैं और उस इक्वेशन को दोबारा से पढ़ते हैं। क्या लिखा गया था, ये लिखा गया था कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहला काम मैं करूँगी, इसको मान लूँगी x और इसको कर दूँगी 1/3x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 4,80,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हमने 3 ले लिया है कॉमन। ओके, सो 1x प्लस 3x अपॉन 3। अब इस 3 का वहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,44,000 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 कैसे आया, ये x में से हम इसे यहाँ पर उठा के ले आए, डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा 3,60,000 का क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। थोड़ी सी सिंपल मैथ्स की एप्लीकेशन करनी है यहाँ पे, कुछ नहीं। ये देखिए 1/3x, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आपके पास तो कैलकुलेटर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/3 किया, सो 0.33x प्लस x इज 0.33 प्लस 1 कर देंगे 1.33। 4,80,000 को डिवाइड बाय 1.33 कर दीजिएगा। हम कैलकुलेटर में काफ़ी बार 33333 टिल द एंड लिख दीजिएगा, जितने भी डिजिट का आपका कैलकुलेटर है। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1.333333 कर दिया तो भी आपका आंसर 3,60,000 ही आ रहा है। ये देखिए। ओके, सो इस तरीके से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। x क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम चलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले पे, जहाँ पर हमको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना होता है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में। ये देखिए 3 टाइम्स है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स पूछे गए। पहले तो इतना कर ले, हम लिख दे 3 टाइम्स इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी निकाल लिया है 3,60,000, और यहाँ लिख देते एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है उधर चला गया, एंड 3,60,000 को डिवाइड बाई 3 हमने कर दिया तो आ गया 1,20,000। 1,20,000 के हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हैं स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो देखिए क्या लिखा गया है, ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड वर 3 टाइम्स
दैट ऑफ द बिगिनिंग, 3 टाइम्स थे बिगिनिंग वाले से। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें लिखना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला विच इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हैं 1,20,000 के। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को के बारे में लिखा हुआ था, दे एक बार फिर से पढ़ ले क्या लिखा हुआ था। यहाँ पर वापस जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स दैट ऑफ द बिगिनिंग। ओके, तो अगर पहले वाले x हैं तो वो 3x है। ओके, अगर हम x मान ले ओपनिंग को तो ये 3x है, ये 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा 2,40,000 और ये 3x प्लस x हो जाएगा 4, डिवाइड बाय 4 कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। x मतलब हम बात कर रहे हैं ओपनिंग की, तो 2,40,000 डिवाइड बाय 4 किया तो 60,000 का मेरा x या फिर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकल गया। स्टूडेंट्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की बात करें सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, 3x था ना, इज योर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,80,000 रुपीज़ का तुम्हारा क्या है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है। ओके, सो इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन को हल कर लिया, समय काफ़ी लगा लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस को जारी रखना है स्टूडेंट्स। तो आज हमने करीब 9-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैंने बोला था पावर पैक सेशन होने वाला है, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हमने देख लिया है यहाँ पे। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, काफ़ी कुछ बाकी है। मैं कोशिश करूँगी रेशियो एनालिसिस का एक और सेशन करने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करके देखिए। इनकी PDF अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी। मैं अभी कोई प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि देयर इज़ टू मच ऑफ वर्कलोड नाउअडेज। तो है छोटा सा ही काम लेकिन कभी दिमाग से निकल जाता है उसको अपलोड करना, तो फिर आप में से कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं, मैम आपने कहा था लेकिन आपने अपलोड नहीं किया। तो इसीलिए मैं कोई प्रॉमिस ही नहीं करने वाली हूँ। अभी पॉसिबल होगा तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी ज़ोर शोर से जारी रखिए। एंड यस, चैनल पर आकर बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो? प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। आपके द्वारा दिया गया मोटिवेशन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।